Hello friends, I am UV and you watching our YouTube channel Modulation Academy. So आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ठीक, साउंड से बिल्कुल शुरुआत करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेसन। ठीक है, इसमें से हर एक एग्जाम में आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का देखोगे। ठीक है, तो लास्ट तक जो है बिल्कुल मिस मत करना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। ठीक, तो ध्यान रखना। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग साउंड से। ठीक, तो जो आप मेरी साउंड सुन रहे हो, ठीक है, तो यही क्या साउंड है। इसके डिफिनीशन पे कोई कुछ डिफिनीशन तो पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये साउंड वेव है क्या, जो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो ये बेसिकली है क्या है, साउंड क्या है, एक वेव है। और किस टाइप की वेव है, तो मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव या यांत्रिक वेव बोलेंगे। ठीक है, और उसमें भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक ठीक, तो इसमें से एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, और किस टाइप की, लॉन्गिट्यूडनल टाइप की। ठीक है, अब देखो साउंड को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी किसकी जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। साउंड को जो है ट्रेवल करने के लिए क्या जरूरत होती है, किसी न किसी माध्यम या मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, बिना मीडियम के, ठीक है, बिना मीडियम के जो है ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो मीडियम क्या क्या हो सकता है आपका, सॉलिड हो सकता है, ठीक, या लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। ठीक है, गैसियस माध्यम हो सकता है। ठीक, वो वैक्यूम में जो है, वैक्यूम मतलब निर्वात। ठीक ठीक, निर्वात में जो है वो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक, और यही रीजन है, इसी के रीजन की वजह से जो है, जो आपके मून पर, ठीक, चंद्रमा पर, ठीक है, या स्पेस में, ठीक, जो दो एस्ट्रोनॉट है, ठीक, दो एस्ट्रोनॉट जो है, ठीक, जो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं, ठीक है, वो आपस में, ठीक है, आपस एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते कुल मिला के। ठीक है, एक दूसरे की क्या नहीं सुन सकते, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, तो ध्यान रखना। ठीक, दो एस्ट्रोनॉट जो है मून में एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। किस कारण से, क्योंकि वहाँ वैक्यूम है, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, या ये कह सकते हो। ठीक है, वातावरण प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। ठीक, तो इस वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल प्रेजेंट नहीं है जो भी, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे वैक्यूम है कुल मिला के, इस वजह से जो है एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। ठीक, फिर जो है ट्रेवल तो करते हैं, लेकिन इनमें स्पीड जो है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस में, तीनों में जो है स्पीड जो है डिफर करेगी कि नहीं। ठीक, तो कहाँ पर स्पीड कितनी होती है ये देखते हैं। ठीक ठीक, तो साउंड की अगर स्पीड की बात करें हम लोग, ठीक, साउंड की स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, सॉलिड में। ठीक है, इसके बाद फिर कहाँ, लिक्विड में, और इसके बाद फिर गैसियस मीडियम में, गैसियस गैसियस माध्यम में। ठीक है, इसमें ये स्पीड का इनका क्रम रहेगा। ठीक है, तो इसमें से ये बहुत बार पूछेगा। ठीक है, ऑप्शन में ये यहाँ से देता है। ठीक है, 4 ऑप्शन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे एक दिया रहेगा स्टील, ठीक है, इसके बाद दिया रहेगा एटमॉस्फेयर, ठीक है, और पूछेगा कि जो है वुड, ठीक है, ऐसे किसमें जो है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टील में, ठीक है, स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होगी, साउंड की स्पीड होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा देखो, और मजे की बात है, जो साउंड की, ठीक, साउंड की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, ठीक, तापमान पर। किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। ठीक, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतने ही ज्यादा स्पीड रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर के साथ यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, साउंड की जो है स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक, अब देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूं तुम लोगों को, कि जैसे देखो एरोप्लेन होता है, ठीक है, ये 9th एरोप्लेन होता है। ठीक है, तो डे में इसकी जो है, आप जो है वॉइस को, या ठीक है, इसकी साउंड को, जो इसकी नॉइज को आप सुन पाते हो। ठीक है, बट नाइट टाइम में, ठीक, नाइट टाइम में साउंड नहीं आती, सिर्फ जो है आसमान में आपको एरोप्लेन की लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी। ठीक, तो आवाज ना आने के पीछे का रीजन क्या है, उसके आवाज ना आने के पीछे का रीजन ये है कि देखो डे टाइम में तो सन होता है, ठीक है, सूरज होता है, ठीक है, तो उसकी गर्मी की वजह से टेम्परेचर डे टाइम में क्या रहता है,
टेम्परेचर डे टाइम में हाई रहता है, ठीक है। नाइट टाइम में टेम्परेचर जो है, तापमान बिल्कुल से, सन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो तापमान एक तो वैसे भी नहीं रहा। दूसरा एक, आप यदि एटमॉस्फेयर की जब लेयर हम पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जाओगे, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में, तो हाइट ऊपर जाने के साथ क्या हो रहा था, टेम्परेचर गिर रहा था। तो टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाने के पीछे दो रीजन हो गए, एक तो सन नहीं और दूसरा ऊपर, तो हाइट के अकॉर्डिंग जो है ऊपर जो है टेम्परेचर, तो इस वजह से क्या हो गई कि साउंड की स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक ठीक है। तो वो जो है उसकी साउंड जो है नीचे तक आ नहीं पाती है, ठीक। तो इसी वजह से जो है हम नाइट टाइम में जो है ये सुन नहीं पाते हैं इनकी नॉइज। तो ये ध्यान रखना कि क्या कारण है, ठीक। फिर देखो, साउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साउंड की जो स्पीड होती है, ठीक, साउंड की स्पीड या वेलोसिटी जो है कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। किस पे, जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है साउंड की स्पीड कितनी, टेम्परेचर पर जो है कितनी होती है, जो है 332 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखो, जैसे दो साउंड है उनके बीच में जो है क्लियरली जो है डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप, उसके लिए मिनिमम गैप कितना होना चाहिए। जैसे कोई भी दो साउंड है, ठीक है, टू साउंड के बीच में, ठीक है, आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक, तो उसके लिए मिनिमम गैप कितना होना चाहिए आपको, टाइम का 1/10 सेकेंड, ठीक है। 1/10 सेकेंड के गैप में ही एक साउंड के बाद दूसरी साउंड निकलनी चाहिए, तभी जो है ह्यूमन ब्रेन जो है डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कितना, 1/10 सेकेंड, इतना गैप होना चाहिए दो आवाजों के बीच में, ठीक है। इससे ज्यादा फास्ट हो गई तो डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे में एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है इन एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम है या पीसीएस टाइप के एग्जाम में, कि जैसे सपोज करो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर में अपने आप को खुद ले लो और कोई सरफेस है, ठीक, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि अपनी ही आवाज को आप रिफ्लेक्ट होकर सुन पाओ, ठीक। तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो वैसे तो रट लो कितनी होती है, 16.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक, 16.5 मीटर, ठीक। अब ये कैसे निकली ये देखना है, तो देखो जैसे b इक्वल टू होता है 2d/t, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आप रख दो 332 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड, ठीक है, और t की जगह पे रख दो आप 1/10 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि मिनिमम आपको टाइम इतना चाहिए दो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। तो क्या निकल आएगा, d निकल आएगी, ठीक है। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी और d की वैल्यू कितनी आएगी, 16.5। तो ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अपनी ही ईचो को सुनने के लिए, ठीक है, अपनी ही ईचो को क्लियरली सुनने के लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 16.5। तो इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है, ठीक, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कभी ना कभी इसे पढ़ा ही होगा आपने, कि जो है जो आप सुन पाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑडिबल वेव की जो है रेंज कितनी होती है, ठीक, ऑडिबल वेव की रेंज कितनी होती है, तो आपने सुना होगा कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की जो है साउंड को हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये क्या हो गई, ऑडिबल वेव हो गई या श्रव्य हो गई, ठीक है। तो कौन सी वेव, श्रव्य, ठीक। तो फिर अब पूछेगा कि इंफ्रासोनिक क्या होती है, इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है, या अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि देखो साउंड वेव है तो उनको तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। किसको, साउंड वेव को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, तीन कैटेगरी में, ठीक। तो देखो ऐसे, देखो इसको ऐसे करके आप बना लो, ठीक, एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक। तो इसमें आप ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक, तो इसमें आप देखोगे ये कितना है, 20 हर्ट्ज, ठीक, और ये क्या है, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। तो यदि इसके बीच की फ्रीक्वेंसी है, ठीक, तो इस बीच की फ्रीक्वेंसी की जो भी साउंड वेव है उनको क्या बोलेंगे, ऑडिबल वेव, ठीक है, ऑडिबल वेव बोलेंगे, ठीक है, या श्रव्य तरंगे बोलेंगे, ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रव्य तरंगे बोलेंगे, ठीक। और इसके बाद की जो वेव है, ठीक, 20 किलो हर्ट्ज के बाद की वेव को उनको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव बोलेंगे, ठीक। तो एक तो क्वेश्चन आपसे ये बोल सकता है कि अल्ट्रासोनिक वेव किस फ्रीक्वेंसी रेंज की होती है, ठीक है। तो आपको उसमें ऑप्शन में देखना रहेगा जो भी 20 किलो हर्ट्ज के बाद की
वेव लेंथ दी हो, वेव फ्रीक्वेंसी दे हो ना, तो वही वाला, ठीक। तो फिर 20 से जो कम वाली है, 20 की हर्ट्ज से जो कम वाली है, उनको क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक वेव बोलेंगे, ठीक है, इंफ्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक को हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य वेव, ठीक। कौन सी वेव? पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एक तो जो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था, दूसरा जो है जहां से जो यूज या जहां पे जनरेट होती है वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो आपकी हार्ट है, ठीक, कौन? हमारा हार्ट है, हृदय, ठीक है। हृदय से कौन सी वेव जनरेट होती है? इंफ्रासोनिक वेव जनरेट होती है। कौन सी वेव? इंफ्रासोनिक वेव जनरेट होती है, तो ध्यान रखो। इसीलिए जो है हार्ट की बीट को सुनने के लिए किसका यूज होता है? स्टेथोस्कोप का यूज होता है, ठीक ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अल्ट्रासोनिक वेव का यूज आप देखोगे, इनका यूज में से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव के जो है क्या क्या यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है, किसका? इसके यूजेज क्या क्या है, ठीक है, इनके उपयोग क्या क्या, कहाँ कहाँ अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। तो आपके जो है इंसेक्ट को किल करने के लिए, या ठीक है, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय या फिर किल करने के लिए किसका भी यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, ठीक है। या फिर जो है आपकी क्लॉथ की, ठीक है, और अभी ये वाले तो बाद में, ठीक। जैसे जो बैट होता है, बैट का मतलब चमगादड़, ठीक है। तो उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, या अपने प्रे का मतलब शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक। उड़ने के लिए या शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक। कौन सी वेव का यूज करता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है, ठीक है। नाइट में तभी तो उड़ पाता है, अदरवाइज नाइट में कौन ही शिकार कर पाए, ठीक। फिर आप देखोगे कि सोनोग्राफी में, किसमें? सोनोग्राफी, ठीक है, मेडिकल वर्क, सोनोग्राफी में किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही डिसीजन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, कई डिसीजन हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जा सकता है, ठीक है। यूज और जो है आप देखोगे कि जो है जो ये ऑटोमेटिक डोर होते हैं, क्या? ऑटोमेटिक डोर, ठीक। उस ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, ठीक है। और जो है आप किसका और यूज देखो इसी के, ठीक। ये यहाँ तक मैं मिटा दूं, ठीक है, नोट कर लिया हुआ, ठीक। तो और अल्ट्रासोनिक वेव के यूज क्या क्या है, ठीक है। तो और यूज क्या क्या हो सकता है आपका? तो और यूज में जो है आपकी जो है ओशियन है, ठीक है, या सी है, ठीक है। तो उनकी डेप्थ को मेजर करने के लिए, ठीक, उनकी गहराई को जो है डेप्थ मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, ठीक है। या फिर जो है आपका जो सबमरीन है, एयरक्राफ्ट या सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक ठीक, सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि अल्ट्रासोनिक वेव के क्या क्या यूज है, ठीक। फिर देखो हमने अभी तक क्या देखा कि हमने मैकेनिकल वेव देखी, ठीक है, मैकेनिकल वेव देखी जिसमें साउंड आ रही थी, ठीक। साउंड हमारी किसके अंदर आ रही थी? मैकेनिकल वेव के अंदर, ठीक है। फिर जो है आप देखोगे दूसरी चीज क्या है? कॉस्मिक रेज, ठीक। ये कॉस्मिक रेज है क्या? बेसिकली ये है क्या है? एक तरह के क्या है? चार्ज पार्टिकल, क्या है? चार्ज पार्टिकल, ठीक है। क्या है? चार्ज जो है कण है, ठीक है। और इनकी ओरिजिन कहाँ से है? ठीक है, ओरिजिनेट फिर ये कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो ये इनका ओरिजिन कहाँ से है? सन से आते हैं, ठीक। सन से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और ये है क्या? बेसिकली शॉर्ट वेव लेंथ पार्टिकल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। और ये है क्या नहीं, ये ध्यान रख लेना कि ये क्या है? ये क्या नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक। अच्छा, अब तीसरे तरह की जो हमारी वेव है यहीं पे पढ़ लेना चाहिए, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
जिसका जिक्र हो गया। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो उसके स्पेक्ट्रम की हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो इसमें से देखो इस चीज को याद रख लेना, ठीक, कि जैसे जैसे देखो इस डायरेक्शन में आप बढ़ोगे वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, इस लाइन की लेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है ना। ठीक, तो लेंथ बढ़ रही है मतलब इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। ऐसे करके बस ट्रिक है कि याद रख लेने का। ठीक, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर वेवलेंथ बढ़ रही थी और किधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एक चीज को ध्यान रखो। ठीक, तो गामा एक्स, ठीक है, ये गामा है, गामा एक्स अल्ट्रा, ठीक, विजिबल, इंफ्रा, ठीक, इसके बाद फिर माइक्रो वेव और रेडियो वेव, ठीक, रेडियो वेव। कौन सी वेव, रेडियो वेव, ठीक है, गामा एक्स अल्ट्रा विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो। देखो पहला गामा एक्स अल्ट्रा विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो, ठीक है, ये हमारे जैसे भी करके इतना पूरा याद रख लेना है। ठीक है, फिर देखो जिसकी वेवलेंथ है यही फ्रीक्वेंसी का क्रम है, तो कुछ लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में याद रखते हैं, कुछ लोग वेवलेंथ के। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी मैं तो कहूंगा कि मैं तो वेवलेंथ के फॉर्म में याद रखता हूँ कि जैसे जैसे देखो ये लाइन की लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, मान लेना कि लेंथ बढ़ रही है तो लेंथ के साथ साथ क्या बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। ऐसा मतलब दिमाग में बैठा लो। ठीक, तो अब मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हुई, रेडियो वेव की हुई। सबसे कम वेवलेंथ किसकी हुई, एक्स रेज की हुई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू टाइप के पहले ये क्वेश्चन बनेंगे कि देखो जैसे दो फार्मूले होते हैं, एक तो सी क्या होगी, लाइट की स्पीड हो गई इजकल टू एफ लेमडा, यानी कि आप देखोगे कि लेमडा इजकल टू सी अपान एफ। ऐसे ही एनर्जी का फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसको देखो ऐसे, यहाँ पर देखो दोनों जगह कि सी इजकल टू एफ लेमडा, तो एफ को इधर रखो, फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी अपान लेमडा। ऐसे ही एनर्जी के लिए देखोगे 1242 अपान लेमडा एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो आप देखोगे कि हर में डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी चीज होगी, ठीक है, तो पूरा पार्ट होके तो ये उतना ही कम हो जाएगा वैल्यू इसकी। तो अब देखो इनका उल्टा चलता है। ठीक, यदि लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी तो इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटेगी। ठीक है, लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर लेमडा की वैल्यू मतलब वेवलेंथ की वैल्यू घटेगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू घटेगी तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, कुल मिला के देखो ये फार्मूले से समझ में ना आ रहा हो, ठीक, तो बस दो लाइन देखो, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं तो इतना याद रख लेना कि लेमडा के उल्टा होते हैं। क्या होता है, वेवलेंथ का उल्टा क्या क्या होता है, तो एक तो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, जो है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों के उल्टा होता है वेवलेंथ, इतना ध्यान रख लेना इस लाइन पे। ठीक है, तो अब इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक, अब देखो इसमें ये इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, कि मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी। ठीक, तो अब देखो सॉल्व करने के पहले मैंने ये ध्यान करो कि ठीक हमने चूंकि क्रम किसका याद रखा है, वेवलेंथ का। ठीक है, तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी पूछा है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी का मतलब ये है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम हो, जिसकी लेमडा सबसे कम हो, उसको हमें फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखो लेमडा का क्रम हमने याद रखा है। ठीक, लेमडा का गामा एक्स, एक्स पहले आया, ठीक है, एक्स गामा एक्स अल्ट्रा विजिबल इंफ्रा और माइक्रो। ठीक, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, एक्स रेज की। ठीक है, तो जिसकी सबसे कम वेवलेंथ
उसकी एनर्जी मैक्सिमम। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, डी है, डी पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी में पूछता कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, क्या पूछता है इसी की जगह में कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, क्या पूछता, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिसका मिनिमम एफ मतलब लेमडा उसका ज्यादा हो, जिसका सबसे ज्यादा लेमडा हो। तो सबसे ज्यादा लेमडा इसमें किसकी वैल्यू हो, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, माइक्रो की। तो जो है किसका इस केस में क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, माइक्रोवेव की, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप टैकल करोगे, ठीक। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है आपसे कि इनका यूजेज पूछे कि कहाँ कहाँ पे क्या यूज होता है, ठीक है। तो देखो जो राडार है, ठीक, राडार, तो ये जो है क्या डिटेक्ट करते हैं, राडार एनिमी का जो है, इनमें का एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, या एरोप्लेन का डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो राडार में कौन सी वेव का यूज होता है, रेडियो वेव का यूज होता है, ठीक है, ठीक है। किस लिए यूज होता है, एनिमी को जो है, शत्रु के जो है एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। तो एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी वेव का यूज होता है, रेडियो वेव का, तो ये ध्यान रखना, ठीक। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो टीवी रिमोट है, कौन सा रिमोट, टीवी रिमोट, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सी वेव का यूज होता है, ठीक है। तो जनरली तो इंफ्रा वेव का यूज होता है, ठीक है, कौन सा, इंफ्रारेड वेव का यूज होता है टीवी रिमोट में, ठीक है। बट कुछ एक स्पेसिफिक केसेस में रेडियो वेव वाले भी टेक्निक आते हैं जिसमें यूज होता है, ठीक है। तो जनरली किसका, ये दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। यदि दोनों प्रेजेंट होंगे तो मे भी ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करो, ठीक। तो जनरली इंफ्रारेड वेव, ठीक है, और यदि इंफ्रारेड ऑप्शन में ना प्रेजेंट हो तो फिर रेडियो वेव में भी लगा सकते हो, ठीक है। कुछ एक टीवी रिमोट जो है रेडियो वेव की टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर जो है आपसे जो है जो नाइट विजन अपरेटस होते हैं उनमें किसका यूज होता है, इंफ्रारेड वेव का यूज होता है, ठीक। इसमें नाइट विजन अपरेटस, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, ठीक है। तो नाइट विजन अपरेटस में किसका यूज होता है, इंफ्रारेड वेव का। ये नाइट विजन अपरेटस इनको यूज कौन करता है, हमारे सोल्जर्स यूज करते हैं, कौन, सैनिक यूज करते हैं, ठीक, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं, जो है वो हिडन बम को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर अपने टारगेट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, टारगेट को फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं। और या फिर और किसके लिए, जो है आपको जो है इंट्रूजन, जो घुसपैठ हो रहा है, ठीक है, इंट्रूजन को जो है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इंट्रूजन को जो है डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं, ठीक। तो ये यहाँ से ध्यान रख लेना, ठीक। फिर जो है आपके एक्सरे के यूजेज बहुत बार जो है पूछेंगे, किसका यूज, एक्सरेज का यूज पूछे गए हैं, ठीक। देखो एक्सरेज का यूज होता है सीटी स्कैन में, किसका यूज होता है, एक्सरेज का यूज होता है, ठीक है। फिर जो है क्रिस्टल का जो है स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का, ठीक, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है बताने के लिए किसका यूज होता है, जो है एक्सरेज का यूज होता है, ठीक। और जो है आपका इंटेस्टाइनल, जो छोटी आंत बड़ी आंत जो भी इंटेस्टाइनल डिसीजेज हैं, ठीक है, डिसीजेज, ठीक है, उनके डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, किसका यूज होता है, एक्सरेज का यूज होता है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक। फिर देखो अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट पे आते हैं, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जो है साउंड को किसमें मेजर करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में, ठीक है। या इसी को ऐसे डीबी बोलते हैं, ठीक है। किसमें मेजर होता है, साउंड किसमें मेजर की जाती है, डेसिबल में, ठीक है। या फिर इसी को अगर ये पूछे
कि इंटेंसिटी ऑफ जो है साउंड किसमें मेजर की जाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसमें मेजर की जाती है, तो आपको आंसर करना है डेसिबल, ठीक है। या फिर इसी की जगह पूछे कि नॉइज किसमें मेजर की जाती है, ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए डेसिबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जिस नॉइज पॉल्यूशन है, चूंकि पॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन क्या, नॉइज पॉल्यूशन के किस जो है क्या एक्ट है, कोई एक्ट है अपने लॉ में, ठीक है, कोई कानून बना हुआ है, ठीक है। तो जो नॉइज है हमारा वो एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एक्ट 1981, ठीक है, इसी का पार्ट है, इसी में है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन को, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को किस किस एक्ट के अंदर रखा गया है, एयर पॉल्यूशन के अंदर रखा गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि जो है हमारा नॉइज पॉल्यूशन किसके अंदर जो है कवर है, तो एयर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो इस एक्ट का यूज करके, ठीक है, जो है नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ठीक है, रूल 2000, ठीक, एयर पोल्यूशन एक्ट का यूज करके, ठीक है, ये जो है रूल जो है गवर्नमेंट जो है इसके अंदर जो है गाइडलाइन अपना दे रखा है कि क्या क्या है। तो इसके अंदर जो है नॉइज पॉल्यूशन की जो है लिमिट दे रखी है, क्या दे रखी है, लिमिट की, कहाँ पर जो है किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक। तो इसमें डिफाइन कर रखा है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे देखो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो किससे ज़्यादा जो है नहीं, इंडस्ट्रियल, ठीक, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंटियल या फिर साइलेंट जोन, ठीक, ठीक है। इन जोन में कितनी कितनी होनी चाहिए, जिस लिमिट के बाहर नहीं जा सकती, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखना है। तो डे टाइम, ठीक है, डे टाइम में और नाइट टाइम में, ठीक। तो डे टाइम में जो है आप ध्यान रख लो कि इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में 75 dB से जो है ज़्यादा की नॉइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यदि इसको यहाँ पर ध्यान रख लिया, तो नेक्स्ट में आगे आप जो है 10 डिक्रीज करते जाओ। तो कमर्शियल एरिया में किससे ज़्यादा लिमिट होगी, 10 डिक्रीज किया तो 65 dB से जो है कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर रेजिडेंशियल एरिया में आप देखोगे तो 55 dB से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप देखोगे साइलेंट जोन, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ 5 डिक्रीज करना है आपको, ठीक। तो 50 dB, तो एक तो 5 वाला यहाँ पर ध्यान रख लेना, ठीक। इसे ध्यान रख लिया आप, इंडस्ट्रियल वाले में 75 dB लिमिट है, तो 10 आप डिक्रीज करते जाओ, 10 डिक्रीज किया, लास्ट में आपको 5 डिक्रीज करना है, ठीक है। अच्छा नाइट टाइम में आते हैं, ठीक। तो नाइट टाइम में आप देखोगे तो इसमें से सिर्फ 5 डिक्रीज करो। तो नाइट टाइम में इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी अलाउड है, 70 dB की जो है नॉइज अलाउड है, इससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर आप सब में जो है 10 डिक्रीज कर दो नीचे की ओर आते हुए, तो आपको कमर्शियल एरिया में पता लगेगा कि 55 dB से कम की नॉइज होनी चाहिए, ठीक। और फिर रेजिडेंशियल एरिया में आप देखोगे फिर 10 यहाँ पर डिक्रीज करो तो कितनी 45 dB से कम होनी चाहिए, नाइट टाइम की बात हो रही है, ठीक। और जो है यहाँ पर साइलेंट जोन में इसमें भी डिक्रीज कर दो तो 10, ठीक। तो इधर इधर तो 10 है, ठीक। तो एक ध्यान रखना कि एक यहाँ पर 5 और एक यहाँ पर लाइट 5 है, डिक्रीज करना है, और सिर्फ इसे भर याद रख लो तो बाकी का ठीक। अच्छा दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर इसका क्रम भी याद रहना चाहिए, ठीक। ICR, ठीक है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, मान लो कि याद भी रह जाए, ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट से याद भी रह जाए, ठीक। तो इसको देखो ऐसे याद रख लेना, ICRS, ठीक, ICRS, ऐसे भी जैसे मान लो नहीं याद रहेगा तो इंडियन कस्टम एंड रेवेन्यू सर्विसेज, ऐसे करके कुछ याद रख लेना, इंडियन कस्टम एंड रेवेन्यू सर्विसेज, इस तरह से टर्म याद रह जाएगा कि ICRS है, ठीक है। ICRS, आई का मतलब इंडस्ट्रियल, सी का मतलब कमर्शियल, आर का मतलब रेजिडेंशियल, और एस का मतलब साइलेंट जोन, ठीक है।
इंडियन कस्टम एंड रेवेन्यू सर्विसेज, कुछ भी अपना बना लेना, कुछ भी अपना याद रखने के लिए, ठीक। तो यहाँ से यदि इस चीज से क्वेश्चन पूछा है किससे बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, डे टाइम नाइट टाइम, तो आप ये बता लोगे, ठीक। फिर जो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका साइलेंट जोन। ये साइलेंट जोन है क्या, ठीक। तो आओ साइलेंट जोन के बारे में बात करते हैं, ठीक। ठीक, तो देखो साइलेंट जोन में क्या क्या आता है। यदि आपकी हॉस्पिटल आती है कहीं पे हो, ठीक है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, इस टाइप की चीजें हो, या फिर रिलीजियस प्लेस हो कोई, या फिर अदर प्लेस में कौन डिक्लेयर करेगा, जो है कोई कंपिटेंट अथॉरिटी हो, ठीक है। कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, वो बताएगी कि इस जोन में ये भी साइलेंट जोन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये अगर कुछ भी बने हुए हैं तो आप इनके जो है चारों तरफ जो है 100 मीटर 100 मीटर का जो है एरिया आप ले लो, ठीक। और इस एरिया के चारों तरफ जो ये एरिया बना, तो ये पूरा क्या किस जोन के अंदर आता है, साइलेंस जोन के अंदर आता है, ठीक। तो ये साइलेंस जोन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जो भी हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस प्लेस है, या फिर अदर जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है डिक्लेयर करे साइलेंट, तो उनके चारों तरफ जो है 100 मीटर के दायरे में जो भी एरिया आ जाएगा, ठीक है, वो सब किस में आता है, साइलेंस जोन में आता है, ठीक। किस में आता है, साइलेंस जोन में आता है, ठीक। तो वहां पर अब देख लेना, ठीक। फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, ठीक है, कि जो है WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग जो है इनडोर नॉइज पोल्यूशन का लेवल किससे कम होना चाहिए, तो 30 dB से कम होना चाहिए, ठीक है। और सिटी के लिए नॉइज पोल्यूशन वो WHO बोलता है कि 45 dB से कम नॉइज होनी चाहिए सिटी में, ठीक है। और एक चीज जो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ह्यूमन के लिए, ठीक है, ह्यूमन के लिए टॉलरेबल लिमिट कितनी है, जो है तो वो कितनी है 85 dB, ठीक है। यदि बियॉन्ड 85 dB जाती है नॉइज का लेवल, ठीक है, तो ये जो है आपके हेयरिंग को जो है परमानेंट जो है डैमेज कर सकता है, ठीक। ठीक, तो 85 से बियॉन्ड जाने का मतलब ये है कि आपकी जो है सुनने की जो क्षमता है वो परमानेंटली हमेशा के लिए जा सकती है, ठीक। तो टॉलरेबल लिमिट कहाँ तक, 85 dB तक, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। फिर देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे जो है पूछता है कई सारे एग्जाम में, ठीक है, कि जो पत्तों की सरसराहट, ठीक, पत्तों की सरसराहट की जो आवाज होती है तो उनकी जो है नॉइज किस लेवल की होती है, ठीक है, तो 20 dB। तो यदि ऑप्शन में प्रेजेंट हो आप तो इससे भी गेस कर सकते हो कि देखो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है जिसको आप सुन सकते हो वो 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक, सॉरी, तो जो ये पत्तों की सरसराहट की जो आवाज होती है वो कितनी 20 dB की होती है, ठीक है। फिर जो ये व्हिस्परिंग मतलब फुसफुसाहट की जो आवाज होती है वो 15 से 20 dB की नॉइज होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली बात करते हैं तो उसकी जो है कितनी होती है 60 dB, ठीक है, 30 से 60 dB की होती है, लेकिन 60 dB ध्यान रखो 60 dB से कम होती है, ठीक है। फिर जो एंगर क्रोधित होके, ठीक है, जब चिल्ला चिल्ला के क्रोधित लड़ झगड़ रहे होते हैं तो तब जब बात होती है वो कितने 70 to 80 dB तक होती है, ठीक है, तो बिलो 80 dB, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो है ट्रक जो जनरेट करते हैं नॉइज वो कितनी की होती है 90 to 95 dB की होती है, कितनी 90 to 95 dB की जो है ये ट्रक से जनरेट होती है, ठीक है। फिर आप देखोगे जो इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, कौन, इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, उसमें कितने की नॉइज जनरेट होती है 100 to 110 dB की जो है नॉइज जनरेट होती है मशीन शॉप में, ठीक। मशीन शॉप में कितनी जनरेट होती है 100 से लेके 110 dB तक, ठीक है। जो ऑर्केस्ट्रा है, ठीक, ये याद रखना, इंस्ट्रूमेंट शॉप वाला याद रखना, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में ये किसने, और व्हिस्परिंग और पत्ते वाला ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रा में कितने डीबी की 110 से लेके 120 dB तक की जो है नॉइज निकलती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन, व्हिस्परिंग और पत्तों की आवाज ये ध्यान रखना, ठीक है। एक दो और हैं जो मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट चीज ये है कि जो जेट प्लेन होते हैं, ठीक है, जेट प्लेन कितनी नॉइज जनरेट करते हैं 140 से 150 dB की, ठीक है। और जो रॉकेट इंजन होते हैं वो 180 dB की जो है नॉइज को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है।
फिर जो ध्यान रखना है आपको कि जो जेट प्लेन से, किससे, जेट प्लेन से, ठीक है, जेट प्लेन के द्वारा जो नॉइज, ठीक है, जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनिक बूम। ठीक, जेट प्लेन से निकलने वाली, ये पॉइंट ध्यान रखना, जेट प्लेन से जो नॉइज है पैदा कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं। ठीक है, और ये सोनिक बूम को एक्सप्रेस किसमें किया जाता है, ठीक है, किसमें जो है एक्सप्रेस किया जाता है, मैक यूनिट में। ठीक है, मैक यूनिट, ठीक, मैक यूनिट में, ठीक, में जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि ये मैक यूनिट क्या है। ठीक है, ठीक है, तो मैक यूनिट बेसिकली है क्या कि आप जो है साउंड के रिस्पेक्ट में, साउंड के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी जो है, ठीक है, मूव करते हैं। ठीक, तो उसी को मैक में, ठीक है, तो इसमें जैसे मैक यूनिट को आप एम से डिनोट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड, इस तरह से फार्मूला होता है। तो फार्मूला तो हमें ध्यान नहीं रखना, नहीं ये ध्यान रखना है, बस वही ध्यान रखना है कि सोनिक बूम, ठीक, या जो है जेट प्लेन की जो है स्पीड को जो है उसमें किसमें, मैक यूनिट में व्यक्त करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, और देखो जो जेट इंजन है, ठीक, तो ये जैसे इस तरह से है, इनके एग्जॉस्ट का क्या रीजन होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ थ्रू जो ये नीचे इजेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, देखा होगा ना पीछे धुआं सा निकल रहा होता है। ठीक है, तो यही इनके जो है ऊपर जाने का रीजन होता है। ठीक है, थ्रस्ट, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है इनको प्रोपेल किया जा रहा होता है। ठीक, तो ये जो NOx, ये जो धुआं छोड़ते हैं इसमें NOx होता है। ठीक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये स्ट्रेटोस्फीयर में चूंकि जेट फ्लाइट मूव करते हैं, ठीक है, तो वहां पर पहुंचकर जो है NOx जो छोड़ते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक, ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण के लिए ये जेट प्लेन से निकलने वाला जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, फिर जो है जो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है कि जो ये न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, कौन सा, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक, ये एक बीमारी है। ठीक है, डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है, वो नॉइज पॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक, किसकी वजह से, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। फिर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर क्या होता है। ठीक है, तो ये ग्रीन मफलर क्या होता है, किसके लिए होता है, नॉइज को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक, तो जैसे रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक, रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है, ये सिटी के आसपास जो रोड है, ठीक, तो वहां पर जो है पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से पेड़, ठीक, ठीक, तो ये जो पेड़ों की वो है, ठीक, इसलिए ताकि जो जो नॉइज है, नॉइज को एब्जॉर्ब कर सके, किसके लिए, नॉइज एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ट्री जो है लगाए होते हैं। ठीक है, रोप किए गए होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर। तो पूछे ग्रीन मफलर किससे समझ, नॉइज से जो है, नॉइज एब्जॉर्प्शन के लिए जो है जो पेड़ लगाते हैं, ठीक, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर बोलते हैं। तो यह ध्यान रखना। ठीक, सो फ्रेंड्स, नॉइज पोल्यूशन हमारा यहीं से ख़त्म होता है। ठीक, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक, सो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, और अभी तक आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक यू।